चैप्टर 66 इंद्र में कहीं। होटल के एक हल्के से रोशनी वाले कमरे में एक महिला शान से खड़ी थी। उसके काले काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे पर एक अद्भुत सुंदरता का एहसास करा रहे थे। उसके होंठों के पास एक हल्का सा तिल आकर्षण का स्पर्श जोड़ रहा था, जो उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसने एक शानदार लाल रंग की प्रॉम ड्रेस पहनी थी, जो उसके कर्व्स को बहुत ही नाजुक ढंग से उभार रही थी। रंग जीवंत और उसकी गोरी त्वचा के विपरीत था। गाउन का जटिल फीता और बहती स्कर्ट हर हरकत के साथ फुसफुसाती थी, जिससे उसकी सुंदर उपस्थिति और भी बढ़ जाती थी। जब वह लोगों से व्यापारिक मामलों पर चर्चा करती थी, तो उसकी आवाज में मधुर स्वर होता था, जिसमें सहजता से उसका आकर्षण और बुद्धिमत्ता का मिश्रण होता था। उसकी आंखें गहरे पन्ने की छाया में शरारत की झलक के साथ चमकती थीं, जो कोई भी उसकी नजर से मिलने के लिए भाग्यशाली था, उसे मोहित कर लेती थी। एक हाथ में उसने शराब का गिलास पकड़ रखा था। क्रिस्टलीय गिलास ने आसपास के प्रकाश को पकड़ लिया और उसके नाजुक प्रतिबिंबों को पूरे कमरे में फैला दिया। उसके सामने खड़े कुछ लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसकी आंखों में देखें। भले ही वह देवी जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी आभा डराने वाली थी। जब वह अपने सामने बैठे व्यक्ति के साथ विलय और अधिग्रहण के विषय पर शालीनता से बातचीत कर रही थी, तो गिलासों की खनक और बातचीत की धीमी फुसफुसाहट हवा में भर गई। रेशम की तरह चिकनी उसकी आवाज में व्यापार की जटिल दुनिया के बारे में उसका ज्ञान और जुनून दोनों झलक रहा था। मेरा मानना है कि हमारा दृष्टिकोण दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर देना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही थीं जब उन्होंने वाइन ग्लास से इशारा किया। यह केवल अल्पकालिक लाभप्रदता के बारे में नहीं है। आदमी ने सिर हिलाया। वह उसकी अंतर्दृष्टि से स्पष्ट रूप से प्रभावित था। आपका दृष्टिकोण हमारी कंपनी के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है, उसने जवाब दिया। उसका लहजा सम्मानजनक लेकिन उत्सुक था। आपका विवरण पर ध्यान वास्तव में सराहनीय है। महिला ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। धन्यवाद। मैंने हमेशा माना है कि सफलता नवाचार और जिम्मेदारी के संतुलन में निहित है। उनकी बातचीत सहजता से चल रही थी। बीच बीच में हंसी और सहमति के संकेत भी मिलते रहे। चूंकि हमने निवारक मुद्दों पर चर्चा की है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा अनुबंध तैयार कर सकते हैं और इसे मेरे सहायक को भेज सकते हैं। और आपको दिए गए 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। इसलिए पुरुषों ने खंडन करने का साहस नहीं किया और केवल झुककर प्रणाम करके चले गए। जैसे ही वे चले गए, महिला ने बिस्तर के नर्म किनारे पर बैठकर और अपने पैरों को मोड़कर शराब का एक घूंट लेने से पहले गहरी सांस ली। हाँ, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। वह अभी अभी एक भोज से बाहर निकली थी और व्यापारिक सौदों की एक कतार पहले ही उसकी ओर दौड़ रही थी। ये जानते हुए कि वह शीघ्र ही इंद्र को छोड़ देगी, उसने उन्हें एक मौका देने का निर्णय लिया। अपनी पोशाक ठीक करते हुए उसने हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए अपना फोन निकाला। तभी उसकी स्क्रीन पर एक शीर्षक चमका, जिसने उसकी आंख खींच ली। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने खबर पर क्लिक किया। सारे संदेश को नजरअंदाज करते हुए वह उस आदमी पर ध्यान केंद्रित करके उसकी तस्वीर को जूम करके देखा। अमन, टी बॉक्स कैफे, ब्रू हेवन। उसने इसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन अब तक ये उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। किसी कारणवश ये शब्द उसके होठों पर अटक गए। कवर इमेज में दिख रहे आदमी बहुत परिचित लग रहे थे, खासकर उसकी आंखें। वे अजीब तरह से परिचित थीं। जब उसने और सोचा, तो उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। वाइन का गिलास नीचे रखते हुए उसने अपनी गैलरी खोली और पुरानी तस्वीरें ढूंढने लगी। जल्द ही वह एक युवक की तस्वीर पर रुक गई। स्क्रीन को अलग करके उसने दोनों तस्वीरें खोली। एक में एक युवक की तस्वीर थी और दूसरे में खबर में दिख रहे एक आदमी की। क्या यह महज संयोग है? शौक से उसका दिल लगभग उछल पड़ा। इस बात से अनभिज्ञ कि एक अज्ञात महिला ने अचानक उसमें रुचि ले ली है, अमन ने स्वयं को जीवन मरण की स्थिति में फंसा पाया। क्या बकवास है, वह चिल्लाया। अंकल धीरे चलो, अंकल अंकल, अमन पूरी ताकत से चिल्लाया।
और अपनी सीट के किनारे को पकड़ लिया जबकि गाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में संकरी घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अंकल मानव मुखौटे में एक साहसी व्यक्ति लग रहे थे, क्योंकि वह सिगार का कश लेते हुए जंगली बहाव वाले प्रत्येक तीखे मोड़ को पार कर रहे थे। बच्चों, शांत हो जाओ, ये मेरा रोज का काम है। मैं तेज गाड़ी इसलिए चलाता हूं ताकि हम ढलानों से जल्दी से गुजर सकें और नीचे गिरने वाले पत्थरों से बच सकें। ये ढलानें खतरनाक हैं, लेकिन हमारे जैसे अनुभवी ड्राइवरों के लिए नहीं। अमन उस आदमी की बातें सुनकर रो पड़ा। इस तरह से मरना उसके लिए अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसका पेट तेजी से घूम रहा था। जबकि अंकल बहुत प्रसन्न लग रहे थे, अमन अपनी गर्दन पर मौत के पंजे के प्रहार के एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। ऊबड़ खाबड़ इलाका तेजी से एक ओर झुक गया और नीचे घने धुंध से भरे बादलों में गायब हो गया। मोड़ तीखे थे और दृश्यता कुछ मीटर से आगे तक नहीं थी। इतनी संकरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय आदमी के उदासीन हाव भाव ने इसे और भी भयावह बना दिया। भाड़ में जाओ, क्या ये आदमी रेड बुल और माउंटेन ड्यू के साथ एड्रेनलिन पीता है? अमन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके अंगूठे सफेद हो रहे थे क्योंकि उसने आर्मरेस्ट को पकड़ रखा था। ढलानों पर छाई घनी धुंध ने यात्रा में एक भयावह माहौल पैदा कर दिया था और बीच बीच में खड़ी ढलान की झलक देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। एक अनंत काल के बाद अंततः कार एक पठार पर पहुंच गई। जैसे ही कोहरा छटा, अमन का डर विस्मय में बदल गया और उसने पहाड़ियों के बीच फैले विशाल चाय के बागानों को देखा। चाय की झाड़ियों की करीने से सजाई हुई कतारें दूर तक फैली हुई थीं। उनका चमकीला हरा रंग भूरे आसमान और चोटियों पर लटके घूमते बादलों के साथ एकदम विपरीत था। तभी उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। रायन बागान के किनारे पर स्थित एक अनोखी चाय की दुकान के पास खड़ा था और उसने अमन को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसका कठोर रूप और शांत व्यवहार अमन की हिलती हुई नसों के साथ बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही अमन कार से बाहर कूदा, वह एक तरफ भागा और अपना पेट खाली करना शुरू कर दिया। हाईव्यू टी एस्टेट में आपका स्वागत है, रायन ने अमन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। काफी आनंददायक यात्रा है ना? इस बात को सुनकर अमन ने उसे गहरी नजर से देखा और अपनी मध्यमा उंगली उठाई, जिससे रायन हंस पड़ा। यह बहुत बढ़िया था, अमन ने उपहास से कहा और चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस ओर गई, उसका गंदा मूड थोड़ा सा खुशनुमा हो गया। मैं इस कष्टदायक सड़क के लिए क्षमा चाहता हूं, रायन ने ठठाकर लगाते हुए उस खड़ी ढलान की ओर इशारा किया जिस पर वे अभी अभी चढ़े थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दृश्य इस सब को सार्थक बनाता है। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपने भड़कते गुस्से को शांत करने की कोशिश की। कौन जानता है कि तुमने ये जगह सिर्फ मुझे प्रताड़ित करने के लिए चुनी है। मुझे पता है कि तुम ये मिशन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे उच्च अधिकारियों ने तुम्हें मजबूर किया था। बिल्कुल नहीं दोस्त, रायन ने जानबूझकर सिर हिलाया। पहली बार हमेशा सबसे ज्यादा रोमांचक होता है और दूसरी बार सीधे स्वर्ग ले जाता है, अमन ने बीच में ही कहा, जिससे रायन अबाक रह गया। जैसे ही वे चाय की दुकान की ओर बढ़े, ताज़ा बनी चाय की सुगंध ठंडी पहाड़ी हवा के साथ मिल गई, जिससे अमन को राहत का एहसास हुआ, जो अब बढ़ती जिज्ञासा में बदल गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वे बेचना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि यह यात्रा व्यर्थ हो। और यहाँ ज़मीन का मालिक कौन है? अच्छा सवाल है, रायन ने अपनी उंगली आगे की ओर करते हुए कहा। देखिए, यहाँ आसपास कई चाय बागान हैं। यहाँ के सभी मजदूर स्थानीय हैं और आसपास के गांवों से आते हैं। कुछ गांव वालों के पास भी कुछ प्लॉट हैं, लेकिन वे बड़े नहीं हैं, इसलिए हमें बड़े इलाकों के बागान मालिकों से बात करनी होगी। मैं आपको केवल उनसे बात करने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन आप उन्हें ज़मीन का टुकड़ा देने के लिए राज़ी कर सकते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। अमन और रायन जब चाय बागानों में अपनी यात्रा जारी रख रहे थे, तो उनकी मुलाकात कई बागान मालिकों से हुई जो अपनी ज़मीन बेचने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों को अपनी ज़मीनों से भावनात्मक लगाव था, जबकि अन्य लोग अपनी संपत्ति को बेचने में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि ऐसा करना उनके नकदी प्रवाह को बाधित करने जैसा था।
सभी चाय बागानों में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन अमन ने एक नज़र में देखा कि मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी। वे कुपोषित दिख रहे थे और कुछ का विकास रुका हुआ था। ये अजीब है। अमन ने भौं से कूदते हुए रायन को अविश्वसनीय नज़र से देखा। इन मालिकों से बात करना वाकई मुश्किल है। तुमने कहा था कि उनमें से कुछ पहले तैयार थे, लेकिन अब लगता है कि वे सभी पीछे हट रहे हैं। मुझे भी ये अजीब लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रायन असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सकता था। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर वे अंततः मोतीलाल एस्टेट पहुंचे, जो एक विशाल संपत्ति थी जिसमें अच्छी तरह से रखे गए चाय के बागान और उसके मध्य में एक भव्य हवेली थी। अमन, ये आदमी अपनी जगह बेचने को तैयार था। अमन वहीं रुक गया और रायन को घूरते हुए बोला, तो फिर तुम मुझे इतने समय तक इधर उधर घसीट क्यों रहे थे? हालांकि अमन काफी फिट था, लेकिन चढ़ाई के कारण उसे थकान महसूस होने लगी थी। साथ ही वह ऊंचाई पर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया था, जिससे उसकी सांस फूलने लगी थी। यह सुनकर रायन ने अपना सिर खुजलाया। वास्तव में मुझे यह आदमी पसंद नहीं है। इसे मेरी छठी इंद्रिय की चेतावनी के रूप में चिल्लाने के जैसा समझो। क्यों? मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी हो, चलो, शायद तुम नोटिस कर लो। रायन ने सोचा और अंदर जाने से पहले एक नंबर डायल किया। प्रवेश द्वार पर मालिक सैम मोतीलाल ने उनका स्वागत किया। सैम एक मोटा आदमी था जिसके चेहरे पर लालच भरा भाव था। अमन और रायन को देखते हुए उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। उसे साफ दिख रहा था कि ये एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका है। तो तुम्हें मेरी जमीन में दिलचस्पी है? सैम ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मुझे कहना चाहिए, ये बेहतरीन रियल एस्टेट है। मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अमन ने रायन की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। नाम सैम मोतीलाल, इंप्रेशन 0, कौशल मध्यम व्यावसायिक प्रबंधन 234/250, प्रारंभिक कृषि खेती 12/100, प्रारंभिक वित्त प्रबंधन 45/100। उस आदमी के कौशल सेट के बारे में कहना अजीब था। साथ ही उसका नाम उसके हेड शेफ सैम के समान होना भी उसके लिए अच्छा नहीं था। इस खूबसूरत जमीन के टुकड़े को छोड़ने के लिए कितना देना होगा? अमन ने पूछा। वह झाड़ झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। 1 एकड़ के लिए 30 मिलियन। श्री मोतीलाल, हम वास्तव में आपकी कुछ जमीन खरीदने में रुचि रखते हैं, अमन ने कूटनीतिक रूप से कहा। हालांकि 30 मिलियन रुपए प्रति एकड़ की आपकी मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा लगती है। हम एक ज्यादा उचित आंकड़े पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे। सैम ने हंस दिया। उसका अहंकार स्पष्ट था। मेरे प्यारे बेटे, ये जमीन मेरी मांग के हर पैसे के लायक है। सिर्फ नज़ारे ही अनमोल हैं। चाय उत्पादन की संभावनाओं का तो कहना ही क्या। रायन ने बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश करते हुए बीच में ही टोका। निश्चित रूप से बातचीत की गुंजाइश है श्री मोतीलाल। हम गंभीर खरीदार हैं और हमें अपने परिचालन का विस्तार करने में सच्ची रुचि है। सैम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोच विचार करते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाने लगा। ठीक है, तो फिर हम आपका प्रस्ताव सुनते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, मैं आसानी से बहकने वाला नहीं हूं। सैम के गुस्से भरे व्यवहार के बावजूद अमन ने अपना संयम बनाए रखते हुए गहरी सांस ली। हम 15 मिलियन प्रति एकड़ से शुरुआत क्यों न करें? मौजूदा बाजार के रुझान और हमारी विकास योजनाओं को देखते हुए ये उचित कीमत है। सैम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन वो उत्सुक था। 15 मिलियन, ये मेरे शुरुआती आंकड़े से काफी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। और इस तरह बातचीत देर दोपहर तक चलती रही। अमन और रायन ने सैम की जिद और लालच को कुशलता से काबू में किया। आखिरकार वे एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य था। ये सौदा 22 मिलियन प्रति एकड़ पर तय हुआ और सैम ने इसकी जानकारी फैलाकर मजदूर भी उपलब्ध कराए। इसके बाद अमन और रायन चले गए और सैम को शांतिपूर्ण भाव से चाय की चुस्कियां लेने के लिए छोड़ दिया। जब सैम आराम कर रहा था, बटलर, जो एस्टेट का प्रभारी था, उसने कुछ जलपान परोसा और उत्सुकता से पूछा, मास्टर, मुझे नहीं पता कि मैं सीमा पार कर रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये जमीन नहीं बेचनी चाहिए। सैम ने रुककर अपने बटलर को गंभीर दृष्टि से देखा, जिससे वो व्यक्ति कांप उठा और अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हें लगता है कि मैंने गलत निर्णय लिया? सैम ने बाहर अपनी चाय बागानों की ओर देखते हुए पूछा। मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। बात बस इतनी है कि यह जमीन मास्टर की पुश्तैनी जमीन है। हालांकि यहाँ पैदावार दूसरों की जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ 400-500 किलो पैदावार होती है, जो कि बुरा नहीं है। यह सुनकर सैम हंसा और फिर अपना सिर हिलाया।
क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? हाँ? बटलर के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। अपने बटलर की उलझन को नजरअंदाज करते हुए सैम ने चुपचाप विचार करते हुए अपनी चाय पी। जब दूसरा पक्ष जमीन के लिए आया तो उसने खरीदारों की जानकारी के बारे में थोड़ी खोजबीन की थी। हालांकि वो जगह सुनसान थी और सड़कें भी खराब थीं, लेकिन ज्यादातर मालिक वहां नहीं रहते थे। इसी तरह उनके पास दूसरे व्यवसाय भी थे और वो बंबई में रहते थे, इसलिए उन्होंने खरीदार के बारे में खबरें देखी थीं। उनकी चाय में कुछ ऐसा अनोखा था जो मानव शरीर को प्रभावित करता था। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन तीखे स्वाद वाले अनुभवी चाय चखने वाले लोग तुरंत ही महत्वपूर्ण अंतर को पहचान लेंगे। ऐसी चाय पहले कभी नहीं देखी गई थी और वो इसके रहस्य के बारे में पूछ भी नहीं सकता। उसने योजना बनाई कि अमन को यहाँ बुलाकर चाय की खेती करवाएगा, फिर वो किसी छुपे तरीके से इसका रहस्य जान लेगा। मजदूरों में कई उसके अपने लोग थे, इसलिए वो उनसे चाय के बारे में जानकारी जुटा सकता था। जहां तक नमूनों की बात है, तो चाय के पेड़ों की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण क्या वो प्रयोग के लिए कुछ नमूने नहीं ले सकते थे? इसी बीच सैम की योजनाओं से अनजान अमन लालच से अपना इनाम पाने के लिए अपना हाथ रगड़ रहा था। यदि उसे लालची कुत्ते की योजनाओं के बारे में पता भी चल जाता तो वो बस आंखें घुमा लेता। सिस्टम, रूलेट खोलो, मेरा मतलब लॉटरी है। लॉज में वापस आकर अमन ने रयान द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को देखने से पहले कुछ देर आराम किया। उस व्यक्ति ने अपनी शिकायतों के बावजूद पूरे दिल से इस मिशन पर काम किया था। दूसरों के विपरीत जो पैसे लेते हैं और मांगे गए काम को पूरा नहीं करते। अमन ने उस जगह के बारे में विस्तृत जानकारी वाले मोटे लोटों को देखा। चूंकि मोतीलाल को छोड़कर बाकी सभी मालिकों ने मना कर दिया था, इसलिए उसने उसके बारे में लिखे पन्ने पर ध्यान केंद्रित किया। एक सामान्य चाय बागान में प्रति एकड़ लगभग 1500 से 2000 किलोग्राम चाय की पैदावार होती है। कुल उत्पादन में से 20 से 25% चाय को उच्च गुणवत्ता वाली चाय में परिवर्तित किया जाता है, जो नए बाजार मानकों के अनुरूप होती है। बाकी को बेकार माना गया, लेकिन अमन द्वारा किए गए शोध और रयान से मिली जानकारी के आधार पर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो गया। चाय उत्पादन में अपशिष्ट का मतलब चाय के पौधे के उन हिस्सों से है जो अंतिम उत्पाद में संसाधित होने के लिए उपयुक्त नहीं थे, जो कि उपभोग के लिए चाय थी। इसमें तने, टहनियां और क्षतिग्रस्त या अस्वीकृत पत्तियां शामिल हैं, जो चाय उत्पादन के लिए गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती थी। दूसरी ओर उपोत्पादों में धूल, पंखुड़ियां, टूटी हुई पत्तियां और निम्न श्रेणी की चाय शामिल थी, जिनका उपयोग अभी भी चाय उद्योग में किया जाता था, अक्सर चाय की थैलियों या निम्न गुणवत्ता वाले मिश्रणों जैसे उत्पादों में। बाजार में बिकने वाली 80% चाय इसी अपशिष्ट से बनी होती है, जबकि शेष 20 से 25% चाय को ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है, जिसकी कीमत $1500 से $100 तक होती है और यह इससे भी अधिक हो सकती है। चलो रुपयों के बारे में बात माना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे दिल का दौरा दे दें। इस विचार के मन में आते ही अमन का चेहरा उतर गया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब फेंका हुआ कचरा पी रहे हैं? इससे भी ज्यादा बुरा तो उन्हें ये देखकर लगा कि लोगों को लूटा जा रहा है। इतनी ऊंची कीमतें और यहाँ तक कि बेकार समझे जाने वाली चाय भी बहुत ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। धिक्कार है। वे इतना धन कमा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को वेतन देने को तैयार नहीं है। यही वजह थी कि चाय बागान मालिक पैसे से लबालब थे, जबकि मजदूर सस्ते थे। रयान ने जो जानकारी जुटाई थी, उसके मुताबिक औसत मजदूर को दिन में करीब 250 रुपए मिलते थे, जो मुनाफे के मुकाबले बहुत कम था। ये एक बहुत बड़ी लूट और घोटाला था। चूंकि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया था, इसलिए वह ऐसे खून चूसने वाले बॉसों से घृणा करता था। अपनी हताशा को एक तरफ रखते हुए अमन ने सिस्टम पैनल खोला और उत्सुकता में अपनी हथेलियां रगड़ने लगा। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, वह बुदबुदाया। अब उन्नत रूलेट ड्रॉ करें। उन्नत रूलेट ने उसकी नींद और चैन छीन लिया था और वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह इसे खोल सकेगा, लेकिन उसने इसे एक नए स्थान पर खोलने के लिए थोड़ा इंतजार करने का निर्णय लिया था। होस्ट, क्या आपको यकीन है? बेशक, अमन ने खुशी से कहा। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। शायद उसे कुछ अच्छा मिल जाए, संभवतः कुछ ऐसा जो चाय से संबंधित हो। यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन कौन जानता है। लॉटरी शुरू हुई, विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित होने लगीं और अंततः रुक गईं। डिंग,
आपने एक वर्चुअल 3D आणविक फैब्रिकेटर प्राप्त किया। क्या? अमन खुशी से चिल्ला पड़ा। प्रभावशाली नाम देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने और उसका विवरण पढ़ने का फैसला किया। कौन जानता था कि यह पार्टी पॉपर निकला। वर्चुअल 3D आणविक फैब्रिकेटर एक आधुनिक उपकरण जो परमाणु सटीकता से डिजिटल ब्लूप्रिंट से जटिल मशीनें बनाता है। यह आणविक स्तर पर उन्नत 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके डेटा को भौतिक वस्तुओं में परिवर्तित करता है। केवल एक बार उपयोग। यह कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, बल्कि एक वास्तविक मशीन थी जो आभासी रूप से मौजूद थी, फिर भी ये एक वास्तविक आणविक वस्तु को प्रिंट कर सकती थी। यद्यपि इसका एक बार उपयोग बुरा था, लेकिन यदि वह इसका सही उपयोग करे तो वह एक चीज सब कुछ ठीक कर सकती है। नॉक नॉक। अमन ने अपने उत्साह पर पानी डाला और दरवाजे पर दस्तक सुनकर बैठ गया। 01। रेयान ने अमन के कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया। वह जानने उत्सुक था कि क्या हुआ। अंदर आइए, अमन ने अंदर से पुकारा। उसकी आवाज असामान्य रूप से अधिकारपूर्ण लग रही थी। रेयान ने सावधानी से प्रवेश किया और पाया कि अमन अपनी डेस्क पर बैठा है। उसके चारों ओर नोटों और कागजों का ढेर लगा हुआ है। कमरे में माहौल घना और गंभीर था, जो उनकी जांच के दौरान होने वाली सामान्य चर्चा से बिल्कुल अलग था। हे अमन, यह सब क्या है? रेयान ने कागजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा। अमन ने आंखें सिकोड़कर रेयान को देखा। नाम रेयान प्रेस, कौशल शुरुआती व्यवसाय प्रबंधन 212/250, शुरुआती खाना बनाना 240/250, शुरुआती लड़ाई 99/100, मध्यम मार्केटिंग 82/250, मध्यम नेतृत्व 8/250, मध्यम जांच 145/250, मध्यम अवलोकन 210/250, मध्यम निगमन तर्कशास्त्र 190/250, मध्यम फॉरेंसिक विज्ञान 120/250, मध्यम पूछताछ तकनीक 100/250। उपलब्धि 38। वह स्क्रीन पर दिखाए गए कौशलों का सिर या पूंछ नहीं समझ पाया। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में कितने कौशल मौजूद हैं, लेकिन उनके नामों से उनमें से हर एक कौशल उपयोगी लग रहा था। दूसरा, एक निजी जासूस के पास विपणन और अन्य व्यवसाय संबंधी कौशल क्यों होते हैं? हो सकता है कि वह व्यवसाय के विपणन में भी शामिल था। एक क्षण रुककर अमन ने अपने पैर मोड़े और बोला, रायन, जासूसी एजेंसी से इस्तीफा दे दो। हाँ? अमन की बातें सुनकर रायन के चेहरे पर एक पल के लिए भाव भंग हो गए। क्या ये एक मजाक है? उसने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन अमन के हाव भाव देखकर उसकी आवाज डगमगा गई। ये नहीं है। रायन ने भौहें उठाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस ओर जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? अमन ने ऊपर देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर लेकिन किसी तरह दृढ़ थी। रायन, मैं सोच रहा था, ये जासूसी का काम बहुत कठिन और अप्रत्याशित है। इसमें हमेशा जोखिम शामिल होता है और तुम जानते हो कि यह अवैध है और व्यक्तिगत गोपनीयता पर आक्रमण करने के आधार पर तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरा मतलब है, अमन ने अपनी बात को दृढ़ता से रखते हुए कहा, क्या होगा यदि आप अपनी जासूसी भूमिकाओं को छोड़ दें और यहाँ चीजों को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से चाय उद्योग में? रायन ने घबराकर हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में संदेह का भाव था। आप चाहते हैं कि मैं जासूस बनना छोड़ दूं और चाय मैनेजर बन जाऊं? अमन ने सर हिलाया, जबकि उसकी निगाह स्थिर थी। देखिए, मैं आंकड़ों पर नजर रख रहा हूं। यहाँ चाय उद्योग फल फूल रहा है और हमारी विशेषज्ञता के साथ हम वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं। मोतीलाल की संपत्ति अकेले ही साबित करती है कि इसमें संभावनाएं हैं। मैंने आंकड़ों पर नजर डाली है रायन। हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, जो हम अभी कमाते हैं उससे भी बेहतर। रायन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता अमन, जासूसी का काम चाय प्रबंधन से बिल्कुल अलग है। अमन ने विचार मग्न भाव से अपनी ठोड़ी पर चुटकी ली और पूछा, आप जासूस के रूप में क्यों काम कर रहे हैं? रायन ने एक तथ्य प्रस्तुत किया जो ये पूछ रहा था कि क्या मुझे ये कहना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसे अच्छे हैं और पढ़ाई करना मेरा शौक नहीं था। मुझे बदमाशी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खूब लड़ाई की। मैंने लड़ाई में कुछ सीखा और कुछ उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन ये मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं था, तो मैं यहाँ हूँ। अमन ने अपना हाथ बढ़ाया और आर्म रेस्ट पर थपथपाया, जैसे रायन अपने वर्तमान व्यवहार और रवैये से आश्चर्यचकित हो गया। पहले तो उसे सामने बैठा व्यक्ति एक आनंद प्रिय, भोला भाला बालक प्रतीत हो रहा था,
किंतु अब वो ये सोचने से स्वयं को रोक नहीं पाया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति थोड़ा मैच्योर है, भले ही वो एक ऐसे बालक के जैसा दिख रहा था जो बड़ा होने का प्रयास कर रहा था। अमन आगे झुका, उसकी आवाज प्रेरक हो गई। इसके बारे में सोचो रैम, एक स्थिर आय, देश भर में लोगों का पीछा करना और उन पर छिपकर हमला करना बंद करो। रायन एक पल के लिए चुप रहा, प्रस्ताव पर विचार करते हुए। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? ये मेरी विशेषज्ञता नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इसे कुछ ही समय में सीख लेंगे, अमन ने तुरंत जवाब दिया। मुझे परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए आपकी लड़ाई करने की क्षमता की आवश्यकता मती हो सकती है। मुझे यकीन है जब लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो दूसरों के मन में भी उनके प्रति दुर्भावना पैदा हो सकती है। आपके अवलोकन सोशल के साथ ये हमें उनके बुरे इरादों को रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा वेतन भी काफी अच्छा होगा। रायन ने यहाँ भरी अपने जासूसी कार्य के प्रति वफादारी और स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा के आकर्षण के बीच उलझन हुई। मुझे नहीं पता है कि मैं अभी क्लूज का पीछा करना छोड़ने के लिए तैयार हूं या नहीं। 30 मिलियन रुपए प्रति वर्ष, और जब मैं आपका काम देखूंगा तो ये और भी बढ़ जाएगा। रायन जो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था रुक गया और लगभग चिल्लाया, मैं अंदर हूं। अमन ने समझदारी से सिर हिलाया। अपना समय लो, लेकिन इसके बारे में सोचो रायन, हम यहाँ भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। वापस आने के बाद रेहान अमन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए गहरी सोच में डूब गया। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि यह बुरा नहीं था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। उसकी आंखों में एक कड़वी याद तैर गई। रेहान एक संपन्न परिवार से था जहां उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर या वकील बने, लेकिन वह उन क्षेत्रों में असफल रहा। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था और उसे एक जगह बैठकर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता था। इसके बजाय वह शारीरिक कार्य करना पसंद करता था। उसका सपना लड़ाकू बनने का था, लेकिन जब उसकी नौकरी चली गई और उसके माता पिता तथा रिश्तेदारों ने उसकी जांच शुरू कर दी तो वह भाग गया। उन्होंने मुक्केबाजी और यूएफसी की लड़ाई की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन खुद को असफल पाया। हालांकि किसी न किसी तरह से संयोगों की एक श्रृंखला ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। शुरू में अमन एक लाभदायक ग्राहक था, लेकिन उसने जो काम मांगा वह अजीब था और उनकी एजेंसी द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली सेवाओं से अलग था। रेहान किसी निजी संगठन में महज जासूस ही नहीं था, वह उसका मुख्य कर्मचारी था और उसकी स्थापना में उसका हाथ था। महत्वपूर्ण जोखिमों के बावजूद वे अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। उनके खिलाफ पहले से ही 4 मुकदमे चल रहे थे और उनमें से एक के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था जिसने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। खिड़की के पास खड़े रेहान की नज़र पहाड़ी पर मंडराते बादलों पर पड़ी, जिसके पीछे वनस्पतियों की अनंत कतार थी। उसका दिल थोड़ा कांप उठा। रेहान को जानकर अमन को यकीन था कि जल्द ही यह पूरी जगह उसकी हो जाएगी। यह क्षेत्र चाय के पौधों के लिए भी थोड़ा ठंडा था, इसलिए फसल अक्सर ओस की बूंदों या बर्फबारी से नष्ट हो जाती थी। मुझे आश्चर्य है कि वह पेड़ लगाने के लिए ऐसी जगह क्यों तलाश रहा था, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अन्य अच्छे चाय बागान हैं। क्या मैं वास्तव में ऐसी जगह का प्रबंधन कर सकता हूँ? यदि कोई आपदा आती है और ये चाय के पौधे नष्ट हो जाते हैं तो क्या मुझे ही इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? इस बिंदु पर रेहान केवल आ भर सकता था और प्रकृति को अपना काम करने दे सकता था। अगले दिन अमन और रेहान मोतीलाल एस्टेट पहुंचे, जो एक विशाल संपत्ति है जो तलहटी में फैली हुई है। एस्टेट की गव्यता प्रवेश द्वार से ही दिखाई दे रही थी, जिसमें सावधानी से बनाए गए लॉन और सुंदर वास्तुकला साफ और धूप भरे आसमान के सामने उभरकर सामने आ रही थी। भव्य अध्ययन कक्ष के अंदर अमन और रेहान ने लेन देन के अंतिम चरण पूरे किए। 5 दिनों के दौरान आवश्यक कागजातों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की गई और उसे स्थानीय अधिकारियों के पास फाइल करने से पहले अंतिम रूप दे दिया गया। धन का हस्तांतरण भी सुगमता से पूरा किया गया और सभी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गईं। 6ठे दिन अमन और रेहान सौदा तय करने के लिए एस्टेट में वापस आए। एस्टेट के मालिक सैम मोतीलाल उनका अध्ययन कक्ष में इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने पूरे दस्तावेजों की समीक्षा की तो माहौल औपचारिक लेकिन सौहार्दपूर्ण था। सैम ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अमन ने लेन देन की पुष्टि करते हुए बैंक ड्राफ्ट सौंप किया। अब हस्तांतरण पूरा हो गया था। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अमन और सैम ने एक दूसरे से कुछ सुखद बातें की। आपके साथ व्यापार करना हमारे लिए खुशी की बात रही है सैम। अमन ने सैम का हाथ मजबूती से मिलाया। इसी तरह अमन, मुझे विश्वास है कि आप इस संपत्ति का भरपूर लाभ उठाएंगे, सैम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अमन और रेहान चाय की खेती के कामों का निरीक्षण करने के लिए मोतीलाल एस्टेट में वापस आए। वे संपत्ति के पूर्वी हिस्से में घुमावदार रास्ते से गए,
जहां जमीन ऊंची थी और क्षेत्र के अन्य चाय बागानों की तुलना में बहुत ठंडी थी। ऊंचाई और ठंडे तापमान के कारण यहाँ का परिदृश्य अक्सर भारी ओस की बूंदों से खराब हो जाता था, जो बागान में चाय की कम पैदावार का एक महत्वपूर्ण कारण था। दोनों व्यक्ति ठंडी हवा के झोंके से कांप उठे। उसके बाद कोहरे की एक मोटी चादर छा गई, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब दोनों खेतों का निरीक्षण कर रहे थे तो धुंधली हवा उनके कपड़ों से चिपकी हुई थी, जबकि रयान की सांसों में सुबह की ठंडी हवा के कारण स्पष्ट रूप से फुफकारें आने लगी थीं। सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध होने के बावजूद चाय के पौधों पर हाल ही में ओस से हुई क्षति के कारण संकट के लक्षण दिखाई दिए, क्योंकि कभी आशाजनक फसलें कठोर जलवायु परिस्थितियों के बोझ तले संघर्ष करती हुई प्रतीत हुईं। मुरझाए हुए पत्तों और बेमौसम ठंड को देखकर, जिससे काफी नुकसान हुआ था, रायान चिंतित भाव से अमन की ओर मुड़ा। क्या ये जगह वाकई ठीक होगी? उसने पूछा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आवाज में बेचैनी का भाव था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं जब उसने आगे कहा, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। अमन, जो विचारशील भाव से पौधों का निरीक्षण कर रहा था, ने रायान की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आश्वासन का मिश्रण दिख रहा था। हमें आने वाले खतरों का अंदाजा था, अमन ने रायान के कंधे पर भरोसा दिलाते हुए हाथ रखते हुए कहा और आगे कहा, लेकिन इन समस्याओं को कम करने के तरीके हैं। हमें पाले से बचाव के उपायों में निवेश करना होगा और संभवतः चाय की बेहतर किस्मों पर विचार करना होगा जो इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। अमन ने कुछ और बातें भी नहीं बताईं। ये एस्टेट वास्तव में स्पिरिट वाइटलाइजिंग टी उगाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ का ठंडा और कोहरा भरा तापमान एकदम सही था। हालांकि रायान का चेहरा तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन उसने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो, हमें एक और झटका नहीं चाहिए। अमन ने उसे आश्वासन देने वाली मुस्कुरान दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हम अनुकूलन करेंगे और समाधान खोजेंगे। इस जगह में संभावनाएं हैं और हमें बस सही समायोजन करने की जरूरत है। काम निपटाकर अमन ने स्पिरिट वाइटलाइजिंग टी के नमूने लाने की तैयारी की। अगले दिन नमूने लेकर ब्लास्ट चिलर वाले ट्रक आ गए। सभी चीजों को ले जाने के लिए लगभग 20 बड़े ट्रकों की जरूरत पड़ी, जिसके दौरान अमन ने पहले ही बहुत पसीना बहाया था। वह भौगोलिक स्थिति और सड़क की संरचना के बारे में भूल गया था। उसके पास जो नमूना और विधि थी वह सिस्टम में थी और उसे बाहर निकालने की जरूरत थी। लेकिन अमन ने संदेह पैदा होने से बचने के लिए इस जगह पर इसे सिस्टम से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जाने से पहले ही उसने कई उपाय कर लिए थे। शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा और कोई ट्रक पहाड़ी इलाके से नीचे नहीं गिरा। इसके बाद रायान ने उन श्रमिकों को व्यवस्थित किया जो पहले यहाँ काम कर रहे थे और उन्हें उनके नए नियोक्ता के पास ले गया। इसी बीच अमन ने कागजों का एक ढेर या एक कंट्रैक्ट निकाला जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता था। वफादारी कंट्रैक्ट। हस्ताक्षर करने के बाद दूसरा पक्ष नियोक्ता के बारे में किसी भी जानकारी को दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता था और किसी भी हानिकारक विचार या इरादे की जानकारी कंट्रैक्ट में नियोक्ता को दी जाएगी। अंत में हरे भरे झाड़ियों से ढके विशाल भूभाग में अमन खेत के किनारे खड़ा होकर सीढ़ी नुमा खेती की रूपरेखा का अवलोकन कर रहा था। अमन, सब लोग यहाँ हैं, रायन ने पुकारा। अमन रायन की ओर मुड़ा, जिसने तुरंत अपनी भूमिका संभाल ली थी। चलदर। कुछ ही क्षणों बाद मजदूरों का एक समूह आया जो अपनी पीठ पर औजार और बड़े बांस के थैले लादे हुए थे। अमन ने उनकी आंखों में बेचैनी और डर के लक्षण देखे, जिसका उन्हें पहले से ही अनुमान था। हालांकि ये क्षेत्र अत्यधिक उत्पादक हो सकता है, लेकिन विकास और प्रगति स्थिर रही है। चाय बागान के मालिकाना हक के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है। अगर ये इलाके अच्छी तरह से विकसित होते और यहाँ के लोग शिक्षित होते तो शायद वो पहले ही अपनी नौकरी छोड़ देते। इसलिए मालिक ने मजदूरों को नियंत्रित रखने के लिए हर जरूरी काम किया। लोग इस बात के इतने आदी हो चुके थे कि उनमें प्रतिरोध या विरोध करने की इच्छा शक्ति शायद ही बची थी। गहरी सांस लेते हुए अमन ने उनसे बात करने का फैसला किया। नमस्ते सभी को। जैसा कि आपने सुना होगा, मैं इस जगह का नया मालिक हूँ। भीड़ में तुरंत ही चीखें और बुदबुदाहटें फूट पड़ी। वे स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे, जिसे समझना उनके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि नया मालिक अच्छा है या बुरा, और क्या इससे उनकी नौकरियां प्रभावित होंगी। सभी लोग कृपया पहले शांत हो जाएं। चूंकि आप सभी उत्सुक हैं, तो चलिए फायदे के बारे में बात करते हैं। अब से सभी का वेतन 2 गुना हो जाएगा। क्या वास्तव में? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? है उस पर विश्वास मत करो, वो कोई धोखेबाज हो सकता है। हाँ, ये खून चूसने वाले हमारी मेहनत का फायदा उठाने का कोई भी मौका कैसे छोड़ सकते हैं? फिर से बड़बड़ाहट की एक लहर उठी और इस बार अमन को उन्हें शांत करना मुश्किल लगा, इसलिए उसने रायन से मदद मांगी। रायन, कुछ करो। मैं भीड़ को संभालने में अच्छा नहीं हूँ और ये लोग थोड़े अनियंत्रित हैं।
रायन ने हैरानी से कहा, क्या मुझे आपके वेतन में से कुछ कटौती करनी चाहिए? किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? बस देखो। रायन का चेहरा तमतमा गया जैसे ही वो आगे बढ़ा और हाथ से ताली बजाते हुए चिल्लाया, सभी लोग शांत हो जाओ, वरना तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। यह सुनकर अमन लगभग फिसल गया। क्या यह वही रणनीति नहीं है जो मैंने अभी अपनाई थी? लेकिन पहले के विपरीत परिणाम तत्काल मिला। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी हाथ में बैंथ लिए आगे बढ़ा। मुझे इस समूह का नेता माना जा सकता है। मैं उनके व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि आपका प्रस्ताव सच होने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकते कि कुछ गड़बड़ है। रायन ने अमन की ओर देखा, जिसने संक्षेप में सिर हिलाया और गला साफ करने से पहले वो बूढ़े व्यक्ति की ओर चला गया। सर, मेरी बातों में कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई छिपा हुआ काम होगा। मैं आपको पहले से 2 गुना वेतन दूंगा। रही बात किसी और बढ़ोतरी की, तो वो काम की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। इसे साबित करने के लिए हम सभी के साथ अनुबंध करेंगे। क्या ये सच है? बूढ़े आदमी ने असमंजस में आंखें झपकाईं, जिस पर अमन ने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, ये तो है। आप हमसे कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करवाएंगे, है ना? बूढ़े आदमी ने संदेह से पूछा। अमन ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। हम सिर्फ चाय उगा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे अच्छी चायों में से एक है। बूढ़े की आंखें एक पल के लिए अविश्वास से चौड़ी हो गईं। न जाने क्यों उसकी आंखों में अमन की झलक बहुत भव्य और शानदार लग रही थी। भले ही वो इस युवक की बातों पर पूरी तरह से विश्वास ना करना चाहता हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे ये बकवास बंद करने और तुरंत उससे सहमत होने के लिए प्रेरित कर रही थी। सर, मेरा नाम हान थौड़ा है। आप मुझे बस ओल्ड हान कह सकते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ हर कोई अच्छी तरह से काम करे। हान चला गया और कुछ ही देर बाद अमन ने समूह से जयकारे और उत्साह की लहरें सुनी। उसने कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू भी देखे। वेतन वृद्धि मेरी शुरुआती इच्छा के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं थी। पहले उन्हें 250 मिलते थे, जबकि पहली बार मैंने उन्हें 550 दिए थे, जो कि दुगुने से भी ज्यादा थे। मैं उनके वेतन में और बोनस के साथ वृद्धि करने वाला था, लेकिन मैंने उनके लालच को काबू में रखने के लिए ऐसा करने से मना कर दिया। जल्द ही बूढ़े आदमी ने सब कुछ देख लिया और लोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में खड़े हो गए। चूंकि उनमें से कई अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया। अमन ने सिस्टम से पूछा और उसने पुष्टि की कि ये विधि काम करेगी। इसके साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए और अमन ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक जगह को साफ कर लें। जो पौधे उखाड़े गए हैं उन्हें आप ले जा सकते हैं। आप चाय की पत्तियों को बेच सकते हैं या खुद उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्द से जल्द करो, क्योंकि हमें जल्द ही उन जगहों पर नई पत्तियां लगानी हैं। जबकि अमन ने चाय के क्षेत्र में वैश्विक आधिपत्य की ओर कदम बढ़ाया, जिससे काफी हलचल मच गई, वहीं BBSR में एक छोटा सा संयोग घटित हुआ। एक बार में कुछ पुरुषों का समूह मिला और बातचीत करते हुए शराब पीने लगे। इस मुलाकात का आयोजन नूह ने किया था, जो दूसरी सबसे अमीर पीढ़ी में से एक थे, जिनके पास उत्कल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बगल में 2 परिचित व्यक्ति शराब के गिलास पकड़े खड़े थे। युवा मास्टर, क्या आपने खबर सुनी है? ब्रू हेवन में काफी हलचल मची हुई है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि कमीना अमन इतना ऊपर कैसे उठ सकता है। वो तो बस एक गरीब गंदा कमीना था। वो इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? नूह ने एक घूंट पीने ही वाला था कि एक क्षण के लिए रुक गया। उसके दिमाग में एक गरीब उदास व्यक्ति की कष्टप्रद छवि कौन थी, जो कि उसे भिनभिनाती मक्खी की तरह परेशान कर रही थी। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक मक्खी थी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। वह तो कुचलने लायक ही नहीं था। यदि वह उत्कल में समाजवादियों का राजा किसी कचड़े को रौंदने के लिए इतना नीचे गिर गया, तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? शुक्र है उस कमीने ने उसे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन नूह के होठों पर एक मुस्कुराहट चमक उठी। तुम अमीरों की दुनिया को नहीं समझते। अमीर बनने के लिए या तो अमीर होना जरूरी है या फिर तुम्हारे पास अच्छे संबंध होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस कमीने के पास दोनों में से कुछ भी है। तो फिर वह यहाँ कैसे आया? कौन जानता है, हो सकता है कि वह सिर्फ एक रखैल हो जो दूसरों पर निर्भर होकर जी रहा हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके रूप को देखते हुए
कई महिलाएं उसकी देखभाल करना चाहेंगी। ओह 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 मेरे भगवान! सब लोग आश्चर्य में कोसने लगे और नूह की अंतर्दृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा करने ही वाले थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, नहीं, वह नहीं है।